गाजियाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण रैकेट खुलासे वाले मामले में पाकिस्तान का भी एंगल आया है, तो वहीं स्टेट और क्राइम जांच एजेंसियों ने भी गाजियाबाद में डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया था कि किस तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। देखें रिपोर्ट। धर्मांतरण का गेमिंग ऐप, खेल में हार, दूसरा मजहब करना होगा स्वीकार, पाकिस्तान से जुड़े गैंग के तार। गाजियाबाद में खेल के नाम पर अधर्म फैलाने की वो कोशिश की गई जिसके बारे में जिस किसी ने सुना वो हैरान रह गया। खेल को धर्म से जोड़ने और जिहाद करने की वो तालीम दी गई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक गेमिंग ऐप धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी कुछ महीनों से नहीं बल्कि 2 साल से चली आ रही है, जहां कुछ लोगों ने फोर्टनाइट नामक गेम में आईडी बनाई और गेम जीतने के बाद गेमर्स को कुरान पढ़ने के लिए कहा। वे डिस्कॉर्ड चैट ऐप के माध्यम से साथी गेमर्स से भी बात करते थे, जहां वो उन्हें जाकिर नायक और तारिक जमील के वीडियो दिखाते थे ताकि उनका धर्म परिवर्तन हो सके। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में बनी मस्जिद कमेटी का मेंबर इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले की खबर मस्जिद के मौलवी को भी थी और मौलवी उसे पूरा सपोर्ट करता था और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाने के गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक ये कितनों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में गाजियाबाद में ही एक मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई भी पहुंच चुकी है। इस गिरोह की विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस को शक है कि गिरोह भारत के साथ साथ दूसरे देशों के नाबालिगों को भी अपना शिकार बना सकता है, इसलिए पुलिस उसके खुद के बनाए हुए नेटवर्क से ही उसका तिलिस्म तोड़ने में जुटी है। अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस मामले की इस तह तक जाकर इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में आखिर किस तरह से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है और किस तरह से लोग इसमें ना सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लोग भी इसमें किस तरह से पूरा नेक्सस फैला हुआ है। इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से, और साथ ही साथ साइबरमैन मनीष जी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। जिस तरह से ये पूरा खेल खेला जा रहा था, आप इसे कैसे देखते हैं? और जो इसका नेक्सस है वो काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ है। आपको नहीं लगता कि समाज के स्तर पर भी आप लोगों को पहल करनी चाहिए, इस तरह से जो गैर कानूनी काम है उनको रोका जा सके? जी मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है उनका कॉल कट गया, दोबारा प्रयास करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तकनीक का इजाद हो रहा है उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हम वीडियोज और मात्र फिल्मों में देखा करते थे कि यह भी तरीका हो सकता है लोगों का ब्रेन वॉश करने का, लेकिन अब इसका उदाहरण हमारे सामने, कितना खतरनाक मानते हैं आप इस चीज को? पूरी जी, ये सर बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के ना मेंटली टॉर्चर करा जाता है उन्हें जी। चाहे वो पैसा दें, चाहे वो उनको हिंट मिले गेम खेलने के, वो किसी भी रूप से, चाहे उनकी वीडियो बना के फिर उन्हें टॉर्चर करा जाए। एक मेंटली प्रेशर उन पे इतना होता है कि उनके आगे बस यही बचता है कि या तो हमारी गुडविल जा रही है और नहीं तो ये जैसा कह रहे हैं हम उनके साथ गलत काम करते रहे। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी तक आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? आपकी आवाज मिल रही है जी। मौलाना शहाबुद्दीन जी, कितना खतरनाक मामला और कितना गंभीर आप इसे मानते हैं? कानून के स्तर पर तो कार्रवाई निश्चित तौर पर वो होगी ही, लगातार जांच पड़ताल भी जारी और एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर आपका क्या मानना है? किस तरह से आप लोगों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है? इस्लाम धर्म के जो बड़े लोग हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है ताकि वो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो धर्मांतरण कराने का खेल चल रहा है उसको रोका जा सके? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है। गाजियाबाद का जो वाकया गेम के जरिए ऑनलाइन मजहब तब्दील कराने का वाकया जो सामने आया है, ये बहुत गंभीर है।
और बिल्कुल जो है वो इस पर चिंता की जानी चाहिए और बहुत विचार विमर्श करना चाहिए हुकूमत को भी और हमारे समाज को भी और उलमाए कराम को, मस्जिद के इमाम हज़रात को भी। हम बराबर इस बात को मुस्लिम नौजवानों से कहते आए हैं कि पाकिस्तान द्वारा जितने भी संचालित ऐप हैं, साइट हैं, इसको खत्म न देखें और पाकिस्तान द्वारा छपी हुई किताबें या वहाँ के राइटर हैं उनकी भी किताब, उनका भी लिटरेचर न पढ़ें। ये बराबर जो है वो हम कह रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा पिछले महीनों में सरतल से जुदा का नारा जब आया था तो हमें पूरे हिंदुस्तान में तमाम मजहबी जलसों में और मीटिंगों में बराबर इस बात को हमने कहा और ऐलान किया कि मुस्लिम नौजवान इस नारे को न लगाएं, क्योंकि ये नारा पाकिस्तान से प्रमोटेड है, इसलिए इस नारे को यहाँ न लगाएं। यहाँ हिंदुस्तानी जो नारा अपने बुजुर्गों ने दिया है, हमारे बुजुर्गों ने दिया है, उसको लगाएं। तो देखिए बहुत हद तक लगभग 99% ये खत्म हो गया और लोगों ने, नौजवानों ने और आम लोगों ने इस बात को माना। इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी कार्रवाई होगी और कहा जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, नौजवान बच्चों को समझाया जाएगा कि पाकिस्तान ऐप से दूर रहें और इस तरीके से कोई भी साइट न देखें। यूथ क्लब जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर ऐप बना रखे हैं और हिंदुस्तान को की तस्वीर को पूरी दुनिया में खराब करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। तो उससे दूर रहें, लिटरेचर से दूर रहें और ऐप से दूर रहें और सोशल साइट से भी दूर रहें, क्योंकि पाकिस्तान हर वो मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपके प्रयास उस तरह से सफल दिखाई पड़ते नहीं है, चूंकि पहली बार नहीं है इस तरह से धर्मांतरण का खेल सामने आया हो, लेकिन अब जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल कर इसे अंजाम दिया जा रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। आपको नहीं लगता कि इस पर बड़े स्तर पर अब मुहिम छेड़ने की जरूरत है? किस तरह से हिंदू नौजवानों को, नाबालिगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपकी तरफ से एक बड़ी मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है? देखिए, आपने जो कहा कि प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास हमारे कामयाब हो रहे हैं। जितनी भी कोशिशें हमारी हो रही है वो कामयाबी की तरफ जा रही है और हुकूमत हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है, तो उसका हम क्या करें? जब वो कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, तो हुकूमत चिंतित होती है, कार्रवाई करती है। उससे पहले जो हुकूमत की जो एजेंसियां हैं, जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, शोबाजात हैं, वो क्या करते हैं? उनका क्या काम है? उनका क्या वो इंतजार करते रहेंगे इस बात के कि कोई घटना हो जाए? अब PFI का ले लीजिए, PFI पे 2 साल पहले से मैं बैंक से मुतालबा करता रहा कि पाबंदी लगाई जाए। 2 साल तक हुकूमत जो है काम पे जो रखती रही और जो है बिल्कुल सोती रही। उसके बाद में जाकर के बहुत जो तनावर दरख्त की तरफ PFI हो गया, कट्टरपंथी विचारधारा पूरे देश में फैल गए। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, ठीक है, आपने जो कहा वो समझ आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे प्रयास विफल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ इस बीच स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप इसे कितना खतरनाक मानते हैं? हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे स्तर पर तो प्रयास हो रहे हैं लेकिन कानून के स्तर पर प्रयास नहीं, कानून हाथ पे हाथ रख के बैठा है। आप इसे कितना खतरनाक मानते हैं? मोबाइल गेम के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें बाहर से भी कहीं ना कहीं हाथ इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, एक तो मैं आपके चैनल और मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इन नेक्सस को पर्दाफाश किया है, आप इन जिहादियों का पर्दाफाश किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जो मौलाना साहब कर रहे हैं बिल्कुल कहीं न कहीं सरकार की कहीं न कहीं उदासीनता इस पे है। सरकार को बहुत पहले ही PFI या सिमी जैसे सिमी पे तो लग ही चुका, PFI पे बहुत पहले ही लगाना चाहिए। ऐसी संस्थानें जानबूझ करके धर्मांतरण को बल दे रही है, जिहाद फैला रही है और वो चाहते हैं कि कैसे गजवाए हिंद बनाए। तो ये तो बहुत जरूरी है, समाज तो जागरूक होना ही चाहिए, शासक संत समाज तीनों की जिम्मेदारी बनती, लेकिन सरकार की उसमें जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उनके पास एजेंसियां है। अब आप देखिए कि 2005 से हम लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, पत्र सरकारों को लिखते रहे, तो जो पहले की सरकारें थी सब उदासीन थी। लेकिन वर्तमान में भी कोई केंद्रीय स्तर पे ठोस कानून नहीं बना है धर्मांतरण के खिलाफ, अभी तक कोई ठोस ये नहीं बना है। अभी तो यही कारण है कि हमारे, अब देखिए केरला में तो केरला फिल्म बनना तब जागरूकता हो रही। भाई एजेंसियां कहाँ मर गई थी? एजेंसियां क्या कर रही थी? हम लोगों को तो पहले से पता था, हम लोग तो सैकड़ों पत्र दे चुके हैं कि क्या हालात है। तो इसलिए ये सरकार की जो, और सरकार की एजेंसियां रिपोर्ट देती होंगी, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण जो है हमारी बेटी, हमारी बहनें और हमारे बच्चे जो है धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं बहुत। इसलिए सरकार को कठोर और कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। जी,
बिल्कुल। मेरा एक सवाल और स्वामी चक्रपाणी जी आपसे, उसके बाद में मनीष जी का रुख करता हूं। मैंने सवाल पूछा मौलाना शहाबुद्दीन जी से कि कानून तो अपना काम करेगा निश्चित तौर पर, भले ही थोड़ा धीरे क्यों ना हो, लेकिन उसमें तो कार्रवाई होनी ही है। सामाजिक स्तर पर कितना जरूरी है तमाम बड़े लोगों के लिए, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, हिंदू धर्म के, उनके लिए कितना जरूरी है कि अब इसको लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता प्रोग्राम चलाया जाए, कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि लोगों को, खासतौर पर जो नाबालिग जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें रोका जा सके। देखिए, सवाल इस बात का है कि अब इस समय का जो संविधान का राज है, कानून का राज है, इस पे जरूरी होता है। अब शहाबुद्दीन साहब है, चाहे कोई भी हो या हम है, कोई भी कितना भी करे, जब तक सरकार का सहयोग संरक्षण नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि सरकार को आगे बढ़ना, और समाज तो बढ़ेगा ही। और उनको ऐसे, चूंकि क्या है कि जो उसके साजिश करता है उनको आज तक एक भी सजा हो नहीं पाती। आप हवा होता है, मीडिया उसको दिखा देती है, उसके बाद वो कहाँ गया, उसके अंजाम क्या हुआ, कुछ पता है नहीं चलता, जिसका परिणाम है कि उनका मनोबल बढ़ा रहता है। और दूसरे जो इसका विरोध करते हैं उनके हाथ बहुत बुरे हो जाते हैं, उनको स्थानीय लेवल पे प्रशासन भी परेशान कर देती है, लोग भी और समाज का भी वो दुश्मन बन के रह जाता है। इसलिए चौतरफा उस पे वार होता है। तो इसलिए जरूरी है कि सरकार भी ऐसे लोगों को शासन प्रशासन संरक्षण करे जो इस चीज को जागरूकता फैला रहे हैं, जो इसको बचाव कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के होगा। यानी ये दायित्व तो सबका है, सरकार का, समाज का, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं। और लेकिन उनकी ओर से भी कहा कि सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह के जो गैर कानूनी काम है उनको रोका जा सके। अब मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि फोन का इस्तेमाल कर लोगों का ब्रेन वॉश करना, गेम खेलते खेलते इस तरह के टास्क उन्हें देना कि उन्हें आयत पढ़नी है, उन्हें और इस्लामिक कल्चर को जानना है, रीति रिवाज को जानना है, क्या पहले आपने कभी ऐसा सुना था? और क्या इसको लेकर किसी तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि फोन का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल इस तरह से ना किया जा सके? ये एक तरीके से वेरिएंट है। जैसे कोई भी बीमारी आती है तो उसके वेरिएंट बदलते रहते हैं, है ना। जैसे पहले हनी ट्रेप के नाम पे, लोन के नाम पे, नौकरी के नाम पे लोगों के सिर्फ पैसे से खिलवाड़ हो रहा था, लोगों को केवल गलत दिशा में भेजा जा रहा था, चोर की दिशा में। लेकिन अब ये जो जिहाद चल रहा है, ये पूरे परिवार को उनके नष्ट कर रहा है। इसमें किसी ऐप को बंद करने से कुछ नहीं होगा जब तक इनके जो आका हैं ये सोच ही नहीं बदलेंगे ना, कि जो कर रहे हैं उनके खिलाफ ये खुद एक्शन नहीं लेंगे या देशद्रोह जैसे मुकदमे नहीं लगेंगे इन लोगों पर, ये लोग नहीं सुधरेंगे। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जिनको लगता है कि हम किसी ट्रैप में फंस रहे हैं, वो सबसे पहले अपने परिवार में या अपने किसी सगे संबंधी से डिस्कस जरूर करें, क्योंकि वो जो डर होता है ना बताने का। अब तकनीक चूंकि सभी के हाथ में मोबाइल है, क्या अब इतना आसान हो चुका है कि किसी को भी गेम के माध्यम से भी ब्रेन वॉश किया जा सके? अब आसान क्या है सर, ये तो तकनीक है। ये अब ऐसे मानिए अब रील्स बनाते हैं लोग, तो ये किसी को कोई कह नहीं रहा है, वो उसकी मर्जी है। लोग उसको देख देख के उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसमें खेलते हैं, उन्हें टास्क मिलता है। अब पहले एक वो ब्लू व्हेल गेम आया था, उसमें भी तो लोगों को टास्क मिल रहे थे, बच्चे सुसाइड तक कर रहे थे उसमें। मतलब वो दिन रात खेलते खेलते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता सही गलत क्या है। और इसमें मैं आजकल के जो अपने पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है, हम उसके हाथ में सबसे पहले मोबाइल दे देते हैं, ये सोचकर कि मैं परेशान नहीं करेगा, भी अब गेम में लगा रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हमें पता होता है कि वो उस मोबाइल में क्या कर रहा है। वो ऑफलाइन खेलते खेलते वो कब ऑनलाइन गेम में पहुंच जाता है, वो अपने जेब में रखा हुआ ATM कार्ड यूज करने लगता है, वो किस ट्रैप में फंस रहा है, हम लोग क्यों ध्यान नहीं देते। और बच्चा कुछ कहता है तो हम सुनते ही नहीं है उसकी। फिर बिल्कुल मौलाना शहाबुद्दीन जी, मेरा सवाल अब आपसे धोखा मिलता है, उसको ब्लैकमेलिंग होती है। ठीक है मनीष जी। मौलाना शहाबुद्दीन जी, मेरा सवाल अब आपसे है। इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है, अब्दुल रहमान नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, वो मस्जिद कमेटी से जुड़ा हुआ था। सवाल यह है कि क्या जब मस्जिद कमेटी में सदस्य होते हैं, जो प्रबंधन में लोग होते हैं, क्या उनकी कोई छानबीन नहीं होती? क्या उनका पूर्व का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता कि वो इस तरह से काम में संलिप्त पाए जाते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जिस तरह से चक्रपाणी महाराज ने भी कहा कि जरूरत है कोई ठोस कदम उठाए जाए सरकार के स्तर पर। देखिए, स्वामी जी ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही, और मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। मेरी बात और उनकी बात लगभग एक सा ही है। जहाँ तक कमेटी की बात है, तो कमेटी संचालन करने के लिए बनती है। हर जगह, हर जितनी भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के लिए 4-5 लोग होते हैं, और उसका इमाम की तनख्वाह है, मौजूद की तनख्वाह है, सफाई सुथराई है, और मस्जिद की रंगाई पोताई है, उसके अखराजात हैं। तो ये कमेटी वाले आपस में चंदा करके उसका खर्चा उठाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की जरूरत नहीं होती है। मगर काफी हद तक मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग में है, तो वक्फ बोर्ड से भी कमेटी
बनती है। जी। वक्फ बोर्ड का काम होता है कि वक्फ बोर्ड वो निगरानी करे, हर जगह वक्फ इंस्पेक्टर है, अल्पसंख्यक विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसका बहुत सारा अमला हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देख रेख। बिल्कुल मौलाना शहाबुद्दीन जी, माफ कीजिएगा समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने